अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स है। आज हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए Fc इज इक्वल टू mv²/r, या फिर अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो v को मैं रिप्लेस कर दूंगा r ओमेगा के साथ, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये लीनियर मोशन के लिए है, ये एंगुलर मोशन के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन डिराइव करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है देखेंगे हम अभी। तो इसके लिए AC इज इक्वल टू v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। अगेन यहाँ पे v को अगर मैं r ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो सर्कल में रोटेट करते हुए उस बॉडी के पास दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट होता है। अब ये बॉडी अगर यहाँ से मूव करती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी, दैट इज ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आता है, जबकि दूसरा एक्सेलरेशन जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। और AC जो होता है वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से पैदा होता है। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्शन में चेंज की वजह से पैदा होता है। डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी में। अगर हमारे पास वो बॉडी है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, लेकिन वो जब वो सर्कल में मूव करती है उसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी के चेंज होने से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस बॉडी को जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव नहीं कर रही होती, उसको फोर्स करती है कि वो सर्कल में मूव करे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी इसी वजह से कहते हैं। अगर ये बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती यहाँ पे तो ये बॉडी बिल्कुल अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेट मूव करती, लेकिन अब सेंट्रीपिटल फोर्स ने इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में जो है वो बेंड कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन के लिए हमें यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेट्स सपोज मेरे पास ये बॉडी है जो कि अभी पॉइंट ए पे है। पॉइंट ए पे इस बॉडी की जो स्पीड है वो v1 है, और पॉइंट बी पे इसी बॉडी की जो वेलोसिटी स्पीड है वो v2 हो गई है। अब अगर आप देखें पॉइंट ए पे डायरेक्शन कुछ और है, पॉइंट 2 पे डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन हमने यहाँ पे अस्यूम ये किया है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं v1 की बात करूँ तो वो भी v के इक्वल है, और v2 की बात करूँ तो वो भी v के इक्वल है। तो यही अजम्पशन है और इसी अजम्पशन से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट। क्योंकि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। और यहाँ पे चूँकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो अब चूंकि बॉडी सपोज करें बॉडी पहले पॉइंट ए पे थी, और वो पॉइंट ए पे जब वो थी तो उसकी वेलोसिटी थी v1। बॉडी कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद पॉइंट बी पे चली गई है, और पॉइंट बी पे बॉडी की वेलोसिटी v2 हो गई है, और डायरेक्शन देखें दोनों की डिफरेंट है। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आया है, और उस चेंज की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। हम इंटरेस्टेड हैं उस टाइम को फाइंड आउट करने में जो ए से बी तक जाते हुए लगा। तो इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस से हम s इज इक्वल टू v डेल्टा टी, यहाँ से हमने डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो डेल्टा टी है हमने एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन में पुट किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो गया कि ए सी जो है वो बराबर हो गया डेल्टा वी बाय एस बाय वी। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जो डेल्टा वी बाय एस डॉट वी एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें ये डेल्टा वी है इसका नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही थी तो जो बॉडी ने सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाया है वो थीटा है। और यहाँ पे एक थ्योरम लगता है, वो कहता है कि हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अगर आप देखें तो
ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रही है, और मैं यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करूँगा और एक और ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। वो थ्योरम कहता है कि जी दो लाइनों के दरमियान जो एंगल होता है, दो लाइनों के दरमियान जो एंगल होता है, यहाँ पे अगर V1 और V2 दो लाइनें हैं, इनके दरमियान जो एंगल होगा ये वही होगा जो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन मस्ट बी द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, यहाँ पे जो V1 है वो परपेंडिकुलर है OA पे, यानी कि V1 जो है वो OA पे OA का परपेंडिकुलर बन रहा है, और V2 जो है वो OB का परपेंडिकुलर बन रहा है। इसका मतलब है कि जो एंगल V1 और V2 के दरमियान होगा वही एंगल OA और OB के दरमियान होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जो कि V1 V2 और डेल्टा, और यहाँ पे ये एंगल मैंने कैसे ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो अप्लाई की है। और ये लॉ क्या कहता है कि जी आपने जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो उनका थर्ड रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। अगर आप देखें ना, हमने इन दोनों की डायरेक्शन को हेड टू टेल रूल से ऐड किया, जो रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों के डायरेक्शन के ऑपोजिट है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकाला। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम यहाँ से डेल्टा वी निकाल सकते हैं। देखें V1 प्लस डेल्टा वी, और ये जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू V2। तो हमने यहाँ से डेल्टा वी निकाला, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। इसका मतलब है कॉरिस्पॉन्डिंग जो साथ साथ वाली साइड है, अगर मैं डेल्टा वी बाई वी की रेशो ले लूँ या फिर डेल्टा वी बाई V2 की रेशो ले लूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है QPR या AOB दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इन दोनों की रेशो फाइंड आउट कर लूँ। अच्छा, अब देखिए, अगर आप ये देखें तो A से B तक के जो मेरे पास कर्व पाथ बन रहा है जो कि आर्क की फॉर्म में आ रहा है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा करके दिखाया। एक्चुअल में इतना लार्ज जो है वो डिस्टेंस नहीं है। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये ए बी जो कि कर्व बन रहा है वो ग्रीन वाला पाथ बनेगा, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो स्ट्रेट पाथ कंसीडर होगा। तो इस केस में फिर हम ए बी के जगह पे एस यूज़ करेंगे। तो यही हम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। अब देखें, जिस तरह डेल्टा वी बाई वी की रेशो है, इसी तरह ए बी बाई आर, कोई सा भी आर ले लें, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्यू आर बाई पी क्यू, तो क्यू आर हमारे पास डेल्टा वी के इक्वल है, पी क्यू ले लें, पी आर ले लें, दोनों वी के इक्वल हैं, जो कि हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों सेम आएगा, यानी कि V1 जो है वो बराबर है जी V2 के, और दोनों बराबर है जी V के। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी जो है वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गए, यहाँ से हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाली, और हमें बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए था, उसमें हमें डेल्टा वी चाहिए था। तो ये डेल्टा वी की जो वैल्यू आई है हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ये वी बाई एस ऐसे ही आ गया। ये डेल्टा वी की ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ पे रिप्लेस की, ये एस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए थी हमें, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम ए सी के। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास आ गया है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन आ गया। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो वी आर ओमेगा के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दूँ वी की जगह पे, तो यही एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, और ये आर से कैंसिल, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा जी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए जो ये रिलेशन आ गया। अब ये वाला रिलेशन कब यूज़ होगा, ये लीनियर वेलोसिटी के लिए है या लीनियर रिलेशन है। ठीक है, और इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो रिलेशन है इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
अब यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही की तरह टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल हो। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्शन के बारे में याद रखना है। लास्ट पे ये कुछ पॉइंट हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि जब बॉडी टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है, और जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा हमारे पास। तो इस केस में अगर हम वर्क निकालें तो वो ज़ीरो आता है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, या आप इसको कह सकते हैं अलोंग दी रेडियस ऑफ द सर्कल। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल या अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों सेम है। तो दूसरी बात, AC इज प्रोड्यूस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से पैदा होता है। मैग्नीट्यूड के चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बल्कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। यही डिफरेंस है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। जो AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इस देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। अगर हमने कंपोनेंट फॉर्म में देखा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर है A और ये उसका कंपोनेंट हो जाएगा जी V ऑफ Y और ये हो जाएगा V ऑफ X, तो Vx cos थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें तो इसका जो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन को चेंज करता है, और यहाँ पे प्रोड्यूस भी AC डायरेक्शन में चेंज की वजह से ही होता है। लास्ट पे जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलोंग दी रेडियल, इसको हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं, या इसका आपका एक सवाल आया हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चूंकि देखें ना ये अलोंग द रेडियस होता है।